नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछली जो अपनी कक्षा थी उसके अंतर्गत हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया था। शब्द रूप और धातु रूपों के बिना इसका कोई भी संस्कृत भाषा का कोई मीन्स नहीं रह जाता है। यदि हम शब्द रूपों और धातु रूपों का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमें सही प्रकार से पूरी संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा। जैसे कि देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है तथा वाक्य बनाने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। संस्कृत में लगभग 2000 धातुएं हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से 200 धातुओं का ही व्यवहार में प्रयोग होता है और प्रत्येक गण में इन धातुओं को परस्मैपदी, आत्मनेपदी व उभयपदी में विभक्त किया जाता है। धातुओं के प्रत्ययांत रूप भी चलते हैं, जैसे नियंत, पठयति तथा सत्रंत में पिपा, ठिष्यति इत्यादि रूप चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं कि बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं बनता, हिंदी में भी बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक इसी तरह से संस्कृत में क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और बिना धातुओं के हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जो धातु सकर्मक होती है उसे कर्म की आकांक्षा रहती है तथा अकर्मक धातु में ऐसा नहीं होता है। अकर्मक धातु में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में जिसका फल दूसरों के लिए होता है वह परस्मैपदी धातु होती है तथा जहाँ फल स्वयं के लिए आता है वहाँ आत्मनेपदी धातु होती है। देखो, एक बार वापस से समझना है इसको। यही एक थोड़ा सा टिपिकल होता है जिसको कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं कि परस्मैपदी क्या है और आत्मनेपदी क्या है। देखो, संस्कृत में जिसका फल दूसरों के लिए होता है वह परस्मैपदी धातु होती है तथा जहाँ फल स्वयं के लिए होता है वहाँ आत्मनेपदी धातु होती है। ठीक है। धातुओं को 3 वाच्यों में बांटा गया है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। मेन रूप से जो काम में आती हैं वो 2 धातुएं होती हैं, एक तो कर्तृवाच्य होती है और एक कर्मवाच्य होती है। ठीक है। भावाद्यादि, जुहोत्यादि, दिवात्यादि तथा स्वारादिरेव च, तुदादिश्च, रुदादिश्च, तनादिश्च, क्री, चुरादय इत्यादि धातुएं होती हैं। विभिन्न काल में तथा अवस्थाओं में तीनों पुरुषों, तीनों वचनों में धातु के साथ तिंग प्रत्यय को जोड़ा जाता है। समस्त धातुओं को 10 गणों में बांटा गया है। जितनी भी धातुएं उनको कितने गणों में बांटा गया है? 10 गणों में बांटा गया है तथा इन गणों के पृथक पृथक चिन्ह विकीर्ण होते हैं, जिनको तिंग प्रत्ययों से पूर्व धातु में लगाया जाता है। और वहाँ पे प्रत्यय कौन थे? सुप प्रत्यय थे। और यहाँ पे कौन होते हैं? तिंग प्रत्यय होते हैं। देखो, इनको हम समझते हैं कि किस तरह से होते हैं। ये देखिए, गण, भवत्यादि, भू आदि धातुओं में शप तथा ए गुण चिन्ह क्या होगा? ए। भवत्यादि धातु में क्या होगा? देखो, इसका जो विकीर्ण होगा वो तो शप होगा तथा गुण क्या होगा? ए होगा। ऐसे ही अदादिगण, अद आदि धातुओं में शप प्लस लुक होगा और गुण वही ए होगा या चिन्ह ए होगा। ऐसे ही जुहत्यादि गण में हु आदि धातुएं होंगी, शप व शलु होगा तथा द्वित्व होगा। दिवादि गण में दिव आदि धातुएं होंगी, शयन और यह होगा। ऐसे स्वादि गण में सु आदि धातुएं होंगी, स्नु और नु होगा। तुदादि गण में तुद आदि धातुएं होंगी, श और ए होगा। रुदादि गण में रुद आदि धातु होंगी, शनम और न होगा। तनादि गण में तन आदि धातुएं होंगी, नु और ऊ होगा। क्रियादि गण में क्री आदि धातुएं होंगी, स्ना और ना होगा। चुरादि गण में चुर आदि धातुएं होंगी, णिच, शप और अय गुण होगा। जिस तरह से अपन ने जो शब्द रूप किए थे, हमने क्या किए थे? शब्द रूप किए थे, तो उनमें हमारे प्रत्यय क्या थे? सुप प्रत्यय थे। और इसमें क्या होते हैं? गण होते हैं। इसमें क्या होते हैं? गण होते हैं। ठीक है। जैसे मान लो भू आदि धातु है तो भू में क्या होगा? भवादि गण। अध है तो इसमें क्या होगा? अदादि गण, है ना। जुहू है तो ही हो जाएगा। ऐसे ही दिवादिगण है तो दिव हो जाएगा। स्वादिगण है तो सु हो जाएगा। तो दादिगण है तो तू हो जाएगा। अब देखो, आगे हम समझते हैं कि किस तरह से होते हैं। जिन धातुओं के रूप एक समान चलते हैं उनको एक ही गण के अंतर्गत रखा जाता है। संस्कृत साहित्य में प्रमुख रूप से प्रयुक्त धातुओं में लगभग 200 धातुओं का ही व्यवहार में अधिक प्रयोग किया जाता है। अब समान रूप गण वाले जो होते हैं भवादि गण, शप प्लस ए,
शप प्लस ए, और ये कितने हैं, मूल धातु कितने 1035 है। और तुदादी गण में श प्लस ए वो 156 है। और दिवादी गण में कितनी है, शयन है, ये कितनी है 120 है। चुरादी गण में णी और ई है तो ये कितनी है 441 है। और शप प्लस ए है। भिन्न रूप गण होंगे। अदादी गण में मूल धातु है 72, जुहादी गण में धातु का द्वित्व होकर के 24, स्वादी गण में श्नु 35 हैं, तनादी गण में ऊ होकर के 10 हैं, रुदादी गण में शनम होकर के 25 हैं, और क्रियादी गण में शना होकर के 60 हैं, और तथा कुंडवादी गण में यक यह होकर के 48 हैं। अब इसमें टोटल लकार देखो कितने होते हैं। और जहाँ अपन को लकारों का अच्छी प्रकार से ज्ञान है तो हम धातुओं को भी सही प्रकार से विश्लेषित कर सकते हैं। देखिए, विभिन्न कालों तथा अवस्थाओं को लकार कहा जाता है। संस्कृत में कुल 11 लकार होते हैं, जिनमें से 5 लकारों का ही उल्लेख किया जाता है। टोटल मेन तो अपने 5 होते हैं, बाकी 5 उन्हीं के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जैसे देखो, लट लकार भवती इत्यादि, लंग लकार भूतकाल अभवत इत्यादि, लिट लकार में भविष्यत काल होता है। देखो, जैसे लट लकार है तो वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लंग लकार में चले गए तो भूतकाल में, जैसे कल हमने पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसको हम किससे संबोधित करते हैं, अभवत से संबोधित करते हैं। लिट लकार क्या हो गया, भविष्यत काल, मतलब आने वाला जो समय है वो। लोट लकार क्या होता है, आज्ञार्थक काल होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है, मतलब जैसे आपको ये आज्ञा दे दी कि जैसे आपने पूछा कि मैम मैं जा सकता हूँ, यस यू कैन गो, मैंने कह दिया कि आप जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, आज्ञा दे दी है ना, आज्ञा दी से संबंधित होता है। ऐसे विधिलिंग लकार में क्या होता है, विधिलिंग लकार में विद्यादि दी जाती है, अर्थात कह तो दिया जाता है, आपको शिक्षा तो दे दी जाती है, लेकिन आपको करना न करना ये एक सलाह पर होती है। भाई आपको सलाह दी जा रही है कि आपको यह कार्य करना चाहिए, अब आप करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। विधिलिंग लकार का प्रयोग नम्रतापूर्वक आदेश देने, कार्य करने, सलाह देने, निमंत्रण देने, प्रेम पूर्वक आग्रह तथा सत्कार पूर्वक व्यवहार, व्यापार, प्रश्न एवं प्रार्थना आदि अर्थों में होता है तथा ये चाहिए अर्थ को भी प्रकट करता है। अर्थात इसको बताते समय हम क्या कहेंगे, आपको यह कार्य करना चाहिए, आपको यह कार्य करना चाहिए। अब देखिए, तिंग प्रत्यय, धातुओं से लकारों के रूप बनाने के हेतु जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें तिंग प्रत्यय कहते हैं। धातु को जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रत्यय जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तिंग प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय लगाने पर शब्दों की तिगंत संख्या हो जाती है। जैसे ही हमने तिंग प्रत्यय लगा दिया तो शब्दों की क्या हो गई, तिगंत संख्या हो गई। और तिप से लेकर महिंग तक तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब ये क्या होता है, तिप से लेकर के महिंग तक होती है ना, और उनकी संख्या कितनी 18, और वो कितनी होती हैं 21, ठीक है। ऐसे ही समस्त धातुओं को अर्थ की दृष्टि से प्राय परस्मैपदी और आत्मनेपदी 2 ही भागों में बांटा गया है। और कुछ धातुएं उभयपदी भी होती है। उभयपदी का मतलब होता है जो परस्मैपदी भी हैं और आत्मनेपदी भी है। 9 प्रत्यय परस्मैपदी के हैं तथा 9 प्रत्यय आत्मनेपदी के हैं तथा पुरुष एवं वचन का भेद लिखते हुए तिंग प्रत्ययों को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझाया जा सकता है। अब जो तिंग प्रत्यय परस्मैपदी के जो तिंग प्रत्यय हैं उनको हम देखो, जैसे मान लो किसी भी शब्द रूप को बनाने के लिए हमने क्या लगाए थे, सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया था, ठीक है। अब जब सुप प्रत्ययों का प्रयोग हमने तिंग शब्द रूप बनाने के लिए किया था, उसी तरह से देखो मित्रों, हमको धातु रूप बनाने के लिए तिंग प्रत्ययों का प्रयोग करना होगा। और वे तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, वे तिंग प्रत्यय टोटल 18 होते हैं। 9 तो आत्मनेपदी के होते हैं और 9 ही परस्मैपदी के होते हैं। पर का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात जो दूसरों के बारे में बोध करवाता है वो तो परस्मैपदी, और जो आत्मन का मतलब होता है स्वयं अपने बारे में जो बात बताता है वह होता है आत्मनेपदी। तो मित्रों, आज हमने केवल इसकी एक मोटी मोटी जानकारी धातु रूप से रिलेटेड कुछ हमने जानकारी ग्रहण की है, और इस जानकारी के आधार पर ही हम
कल तिंग प्रत्ययों का अध्ययन करते हुए नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत तिंग प्रत्ययों का अध्ययन करते हुए हम धातु रूपों का अध्ययन करेंगे और किस तरह से धातु रूप बन जाते हैं। एक से ही हम अनेक धातु रूपों का निर्माण कर लेंगे। जैसा कि आपको बताया है कि हमारी संस्कृत भाषा के अंदर लगभग 2000 धातुएं हैं, लेकिन जो प्रचलन में है वो 200 धातुएं हैं। और उससे जैसे मान लो हमने एक भवत्यादि गण याद कर ली तो भवत्यादि गण सारी धातुएं हमको याद हो गई, मतलब जिसके पीछे ए आता है वो सारी धातुएं हमको याद हो गई। इस तरह से नियमानुसार हम याद करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यह जानकारी न केवल रीट अपितु CTET, RTET, UPTET, MPTET और किसी भी रिलेटेड संस्कृत से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी जानकारी है। और यह कक्षा 6 से लेकर के 10 तक और कक्षा 11 से लेकर के ग्रेजुएशन तक के छात्र जो कि संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं उन सभी के लिए इसमें उपयोगी जानकारी है। अतः आप अपने लिए आवश्यक जानकारी लेकर के लाभान्वित होएं। और इसी के साथ ही मैं आपसे आज्ञा पाती हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें। और उसके पश्चात हम नेक्स्ट कक्षा में शब्द रूपों का धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।